तो आप सबसे पहले पटवारी के पास जाते हैं। उम्मीद होती है कि पटवारी जमीन की सही जानकारी दे देगा, लेकिन हल्द्वानी में कुछ ऐसा हुआ कि पटवारी अपनी ही जमीन की जानकारी 4 साल तक नहीं दे पाया, जिसकी वजह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड कई साल तक फंसी रही। हल्द्वानी में 3 पानी से काठगोदाम को जोड़ने वाली ये रोड पिछले 4 सालों से इसी हालत में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4 साल से इस रोड पर अपना हक जमाता रहा, लेकिन लंबी कश्मकश के बाद पता चला कि रोड असल में फॉरेस्ट की नहीं बल्कि राज्य सरकार की है। अब डीएम रोड का निर्माण शुरू होने का दावा कर रहे हैं। जब हम लोगों ने मीटिंग करवाई तो उसमें स्पष्ट हो गया कि वो रेवेन्यू की लैंड है, वो नोटिफाइड रोड नहीं है। तो उसमें कार्रवाई अब शुरू हो गई है, छपान की कार्रवाई अब चल रही है, तो अब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस रोड के खराब होने से पिछले 4 साल में कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके न कोई पटवारी, न ही कोई अमीन और न ही कोई जमीन का जानकार यहाँ पता लगा पाया कि असल में जमीन है किसकी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। काशीपुर पुलिस ने 5 अवैध तमंचे और 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में इनका नाम जो सामने आया है वो फैजान खान, फहीम और असलम हैं, जिनमें से 2 बिजनौर के रहने वाले हैं और एक महाराष्ट्र से आकर गोंडा में रह रहा था। तीनों आपस में दोस्त हैं। इनमें असलम मुंबई से खिलौने बेचने अफजलगढ़ आया था, जिसने यूपी से सस्ते दामों पर तमंचा खरीदकर मुंबई में जाकर ऊंचे दामों पर बेचा और मुनाफा भी कमाया। तीनों में ये मुनाफे बांट दिए गए। मुनाफे के लालच में आकर तीनों बिलासपुर के एक शख्स से 5 तमंचे खरीदकर बिजनौर जा रहे थे और तभी पकड़े गए। और अगली खबर जोशीमठ से, जहां पर अचानक ही 4 वार्डों में जल धाराएं सूख गई हैं। बताया जा रहा है कि जोशीमठ में भू धसाव का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक नालों का सूख जाना भी है, और ऐसे में जब जमीनों में दरारें पड़ी तो जलधारा भी गायब हो गई। साथ ही बहता हुआ पानी भी अपनी दिशा बदल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। यहाँ पे जो है ये पानी का धारा जो सूख गया है, इससे बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां हो गई है। जैसे होटल वाले भी सीजनों में यहाँ से पानी ले जाते हैं, और बहुत से इधर उधर रहने वाले किराएदारों को भी दिक्कत होती है। वो लोग कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए यहाँ पर आते थे, और हम लोगों को खुद यहाँ पर 24 घंटे इस पानी की आवश्यकता पड़ती, और हम तो बहुत निराश हो चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर हिंदवाल है और मैं वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग मेरी उम्र 35 साल है, और इसके बाद मैं तो इसको बचपन से ही देख रहा हूँ, इस धारे को देख रहा हूँ, और हम लोग यहाँ पे पूजा करते थे, हर चीज करते थे। तो जोशीमठ में कुछ तो है जो बहुत गड़बड़ हो रहा है। लगातार जांच टीम अपना काम कर रही है और इसी बीच भू धसाव को लगभग 1 महीने हो चुके हैं। इस बीच लगातार राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। प्रशासन प्रभावित परिवारों के लिए हर संभव सहायता मुहैया करा रहा है। जगह जगह राहत शिविर भी खोले गए हैं। प्रभावितों के लिए लगातार सामग्री वितरित की जा रही है। जोशीमठ के तमाम इलाकों में रह रहे लोगों के लिए सरकार की ओर से मदद के दावे किए जा रहे हैं। जोशीमठ में आई आफत को आज ठीक 1 महीना हो गया है। 2 जनवरी से ही जोशीमठ के विभिन्न इलाकों में दरार पड़नी शुरू हुई। तब से लगातार प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और इस समय हम देखिए यहाँ पे तहसील प्रशासन के द्वारा ये स्टोर बनाया गया है, और ये पूरा सामान, इसमें राशन जैसे दाल है, चावल है, चीनी, आटा, ये इसमें पैक करके प्रभावित परिवारों को लगातार दिया जा रहा है। और जो 253 लोग जो प्रभावित हैं उनके लिए हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और गाड़ियों में भरकर इन्हें उन प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जिस तरीके से लगभग 1 महीना हो चुका है, धीरे धीरे अब हालात भी सुधर रहे हैं। हालांकि कोई नए इलाकों में दरार नहीं पड़ी है, लेकिन 4 वार्ड अभी भी प्रभावित है। वहां पे लगातार प्रशासन लोगों को व्यवस्था दे रहा है, और सरकार भी अब ये कह रही है कि 10 फरवरी को जब कैबिनेट की बैठक होगी उस पर सबकी नजर है, और हो सकता है कि उस कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के मुआवजे पर भी बात हो जाए। नितिन सिरमार, न्यूज़ 18, जोशीमठ।
वह हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग वानप्रस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं, आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। यहाँ ज्वालापुर क्षेत्र में करीब 100 साल पुराना वानप्रस्थ आश्रम है। हिंदू धर्म की वानप्रस्थ जीवन धारणा को जीवंत रखे हुए है ये आश्रम। हिंदू दर्शन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। हरिद्वार का वानप्रस्थ आश्रम विलुप्त हो चुकी वानप्रस्थ जीवन शैली से परिचय कराता है। इस आश्रम की कुटिया में 300 से ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद आध्यात्मिक चिंतन करते हुए अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। जब व्यक्ति पुत्र के पुत्र का मुंह देख लेता है तो फिर वो वन की ओर प्रस्थान करता है, उसे कहते हैं वानप्रस्थ। अब वन की ओर जाने का मतलब तो ये होता है कि वन में जाएं, हम जंगलों में जाएं, वहाँ पर झोपड़ी बनाएं, टेम्परेरी अपनी वहीं पे व्यवस्था करें। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग यहाँ निराश्रित होकर नहीं रहते, बल्कि इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग संपन्न परिवारों से आते हैं और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद बच्चों की सहमति से वानप्रस्थ जीवन शैली को अपना रहे हैं। जो वानप्रस्थ का एक उद्देश्य होता है कि सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद यहाँ जो भी साधक आते हैं ईश्वर भक्ति में और अपना अगला जन्म सुधारने के लिए यहाँ आते हैं, ईश्वर भक्ति के लिए। बच्चों की जो यहाँ आते हैं उनमें बच्चों की ही ज्यादातर सहमति है। और दूसरी बात है, अपने उत्थान में अगर राष्ट्र की, बच्चों की या किसी अन्य विशेष की असहमति भी हो तो अपना बोला उत्थान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर्य समाज के संत महात्मा नारायण स्वामी ने साल 1928 में हरिद्वार में व्यवस्थित ढंग से वानप्रस्थ आश्रम बनवाया था। ये एक साधारण वृद्धावस्था आश्रम नहीं है, बल्कि यहाँ रहकर बुजुर्ग ध्यान और अध्ययन के जरिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि एक ऐसी जगह हो जहाँ हमें शांति भी मिले और वातावरण अच्छा हो, तो इसलिए कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके अपना रहना चाहते हैं। ये एक वृद्धाश्रम नहीं है, एक आर्य समाज संस्था है। यहाँ सुबह शाम हवन होता है। वानप्रस्थ शब्द का अर्थ वन की ओर प्रस्थान करना होता है। हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं में वानप्रस्थ जीवन शैली को अपनाने का वर्णन मिलता है। ऐसे में हरिद्वार का अनूठा वानप्रस्थ आश्रम प्राचीन धारणा को आज भी जीवंत रखे हुए है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन इस बार भारत में होना है, जिसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड में भी G20 के तहत 2 कार्यक्रम आयोजित होने हैं। ऋषिकेश स्थित आनंदा इन हिमालयन, नरेंद्र नगर और GMVN के साथ परमार्थ निकेतन में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कई देशों से तकरीबन 120 डेलीगेट्स पहुंचने वाले हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। स्पेशल फोर्स के साथ ही ट्रैफिक प्लान को भी दुरुस्त किया जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है सुरक्षा की। जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, हर तरह से जो भी मेहमान आने वाले उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और पुलिस की ओर से विशेषकर सुरक्षा और ट्रैफिक उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। विशेष की फोर्स की व्यवस्था भी की जा रही है। ऑब्वियसली सब स्पेशल व्यवस्थाएं होंगी। सब 4 धाम के लिए आपने कई प्रकार की यात्राओं के बारे में सुना होगा, लेकिन कला और संस्कृति को लेकर यात्राओं के बारे में शायद ही सुना हो। पेशे से डांसर दिल्ली के अनंत इसी को जानने और समझने के लिए पद यात्रा पर निकले हैं। कंधे पर बैग टांगे, हाथ में एक डंडे के साथ दिल्ली के अनंत एक अद्भुत पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। मैदानी इलाकों से सफर करते हुए अनंत अब उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचे हैं। अनंत पूरे भारत के साथ नेपाल और भूटान में भी पद यात्रा करेंगे। इस सफर के दौरान वो स्थानीय लोगों से मिलेंगे और वहां के रहन सहन, खान पान, कला, संस्कृति और इतिहास की जानकारी जुटाएंगे। मैं भारत के जितने भी डांस की विधाएं हैं उनको कलेक्ट करूं, सीख लूं और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाऊं। और चलने का जो आइडिया है वो एक मूवी है फॉरेस्ट गंप, मैंने वो देखा और उससे काफ़ी मैं प्रेरित हुआ और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं वॉक करके ये जर्नी करने वाला हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग और छुपे हुए गाँव को भी मैं ढूंढ पाऊँ, खोज कर पाऊँ उनकी। बागेश्वर पहुँचने पर अनंत को स्थानीय निवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है।
अनंत की इस हैरत अंगेज यात्रा के फैसले पर उनके परिजन और करीबी दोस्त भी काफी हैरान थे, लेकिन आज सभी लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा में उन्हें 14 साल से अधिक का समय लगने वाला है। भारत यात्रा पे निकले हुए हैं, उनका नाम है अनंत कुमार, और मेरे लिए बहुत एक शौक था कि मतलब वो भारत घूम रहे, वो पैदल। जब उन्होंने बताया तो मैं बहुत समझ नहीं पाया कि क्या बोला उसने, बट उन्होंने कर दिखाया। अभी वो 1500 किलोमीटर चल चुके हैं। कला और संस्कृति को जानने और समझने के लिए अनंत की ये यात्रा प्रेरणादायक है, जिससे अपने देश की अलग अलग संस्कृति को समझा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।